अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? एक सेकंड यार, आज बड़ा मजा सीखने हो गया। मतलब जिस बंदे ने क्लास करवानी है, आज उस बंदे को भी क्लास में झुकने की वजह नहीं, अंदर होने की इनसे वो नहीं मिल रही थी। ऐसा फुल था। फिर एक आधा बच्चा रिमूव करके मैं अंदर आया। वाह वाह वाह। मतलब जिसने कराना है उसको जगह नहीं मिल रही। इसे कहते हैं मजे। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? अब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब 501 बच्चे इसमें आ सकते हैं। और मेरे आने से पहले ही जो है वो 501 जो है वो थे। इसलिए मुझे खुद जगह नहीं मिल रही थी। और हमने फिर तो वो दो करने के बाद किसी एक को निकाला। फिर निकालने के बाद फिर मुझे को जगह मिली है। अब जिसको निकाला गया है वो हमसे ना पूछे मुझे क्यों निकाला। ठीक है। आवाज क्लियर है? आवाज का मुझे बता दें। आवाज क्लियर है सबको? जिनको आवाज का मसला आ रहा है वो रीज्वाइन करें। मेरे एंड से आवाज मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर जा रही है। मेरे एंड से कोई किसी किस्म का इशू नहीं आ रहा। अब बताएं, आवाज क्लियर है? अब बताएं। अब आवाज क्लियर है? लगे बंदो थोड़ा मुझे तो गुस्सा दिया करो। मतलब जिस बंदे ने क्लास करानी है उसको बारी किया हुआ है। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे, कोशिश कर रहे, कोशिश कर रहे। उसको अंदर आने नहीं दे रहे और खुद बड़े चौड़े होकर उसको अंदर घुसे हुए सारे के सारे। मुझे आवाज का क्लियर करते हैं, अभी सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ मैं। मुझे आवाज का क्लियर करते हैं, आवाज क्लियर है सबको? उसको क्या है, हैंड लिया है एक और 501 बच्चा सर जी, पूरे का पूरा 501 बच्चा है। हमने जिस बच्चे को निकाला है वो मैसेज कर रहा है कि मुझे क्यों निकाला। मैंने इसको यही कह के रेड का मतलब इसलिए निकाल दी, मैंने नहीं निकाला, मैं शरीफ आदमी हूँ। कितना अच्छा बच्चा। तो आपके लिए तो 1000 वाला लाइसेंस ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं देख लें। अब आवाज क्लियर है? अब तो मैंने भाई हैंड फ्री लगा दी है। पूरी 350 वाली हैंड फ्री लगाई है यार। इतना खर्चा मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, आप बातें कर रहे हैं मुझे। अब आवाज क्लियर है? सर स्टार्ट भी कर देते, मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, सेट ही कर रहा हूँ यहाँ पे, कभी नेट का मसला कभी कोई मसला, बातें करते हैं ऊपर से।
बस मुझे आवाज तो क्लियर कर दें, आवाज में कोई मसला तो किसी को नहीं है, बिकॉज अब मेरे पास सेकंड कंप्यूटर भी नहीं है जो मुझे पता हो आवाज का इशू क्या है। अब मैं आपको सहारे हूँ, अगर आवाज का मसला होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों का रेगुलर ग्रुप मैंने ओपन कर दिया, आप फौरी तौर पे ना अगर आवाज का मसला आया तो आप मैनेजमेंट को टैग कर दीजिएगा, ताकि वो जो है वो उसको रिस्पॉन्ड आउट कर दें। मैं अब फोकस करता हूँ यहाँ पे, और मैं अब चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ऑल क्लियर। लास्ट लेक्चर से कोई इशू है तो बताएं। आज मेरी वैसे भी तबीयत डाउन है तो आज मैंने कम ही पढ़ाना था, और बाय वही क्या हो गया, हमारा कम ही चल रहा है। चलिए खैर है। लास्ट लेक्चर से कोई इशू है तो मुझे बताएं। कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाई थी, वो सॉरी, कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दे दी गई थी। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कहा था कि यार नहीं है, बट मैंने कहा ठीक है रिकॉर्डिंग दे देते हैं, बट आज से रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी। इस चीज़ को क्या रखना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। कल हमने सेल्स टैक्स स्टार्ट किया था। सेल्स टैक्स स्टार्ट करने के बाद जो कल हमने सारी डिस्कशन वगैरह की थी उससे हौसला हुआ था, यकीन है फिर पास कर लोगे। मतलब कल की क्लास में सेल्स टैक्स आपको मुश्किल नहीं लगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को बताऊं कि सेल्स टैक्स जो है वो एक इजी एरिया है, अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो आपका पेपर जो है वो पास हो सकता है। तो सेल्स टैक्स जो है वो हमने कल करने की कोशिश की, हमने स्टार्ट किया, हमने उसका एनालिसिस किया, हमने देखा ये क्या है क्या नहीं है, उसको हमने यहाँ सारा कुछ डिस्कस आउट किया था। कल के लेक्चर से कोई सवाल है था तो बताएं। अच्छा जी, गो टू वेबिनार, इसमें कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होती, कोई अपना माइक ऑन नहीं कर सकता बच्चा, कोई अपना बिला वजह का कैमरा ऑन नहीं कर सकता। तो ये बड़ा, अब ये क्या कह सकते हैं आप इसको, फोकस्ड है ये, तो इसलिए अब आपको जो 2-3 दिन से इशू फेस आ रहे थे कि जी माइक कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा आवाज निकाल लेता है, कोई अपना कैमरा ऑन कर लेता है, इसमें इस समय कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगी। तो रही बात कमेंट्स की, अब आपको अगर सीरियस क्वेश्चंस हो तभी आप क्वेश्चन पूछें, अगर आप इररिलेवेंट डिस्कशंस करते रहेंगे तो सीरियस क्वेश्चंस जो है वो भी आप अपने नहीं पूछ पाएंगे। तो इररिलेवेंट डिस्कशंस वगैरह को क्या करना है, आपने अवॉइड करना है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई भी सवाल हो आप फौरी तौर के ऊपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर दें। व्हेनेवर आई जस्ट लीव द क्लास में आपके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्या करेंगे, अब मैं उसको रिस्पॉन्ड आउट कर दूंगा। तो ये चीज जो है हम इसको शुरू करते हैं। कल हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी, सेल्स टैक्स क्या होता है, हमने कल अपने मिनियन से डिस्कस किया था, हमें मिनियंस भाई ने बताया था कि सेल्स टैक्स जो है क्या है और किस तरह से उसको हम लेके चल रहे होते हैं, वो क्लियर था। फिर हमने देखा कि जी आउटपुट टैक्स क्या होता है, हमने उसकी बात की थी। फिर हमने डिस्कस किया था इनपुट टैक्स क्या होता है, हमने उसकी बात की थी। इसके ऊपर कोई सवाल वगैरह है तो मेरे से पूछिए आप। फिर हमने पर्सन भी देखा था, पर्सन क्या होता है, ये तमाम चीजें जो है वो हम डिस्कस करके आ चुके हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने क्या किया है, ये तमाम चीजों को हमने डिस्कस आउट कर लिया है। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं। मैं आपका चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ और मुझे इस वक्त आपके क्वेश्चन वगैरह नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो काइंडली आप अपने क्वेश्चन वगैरह ना करें, इजी होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स लगाने के ऊपर। देखिए कल हमने पढ़ा था सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ये सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए या सेल्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेल्स करेंगे, परचेजेस करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। रिमेंबर, हर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, हर एक्टिविटी के ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होंगे, ये चीज जो है आपने याद रखनी है। हम हर एक्टिविटी के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होंगे।
किन एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स चार्ज होगा? सिंपल आंसर इज दैट कि जो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटीज होंगी सिर्फ क्या होगा, उनके ऊपर ही टैक्स हम चार्ज कर रहे होंगे। देखिए आप खुद देख रहे होंगे, आप खुद जो है वो आपने समझा होगा कि हमारे माशरे में हमारे डेली बेसिस पे हम बेतहाशा एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। अगर आप दुकानदार है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आप दुकान चला रहे हैं या आप कैफ में आए हुए हैं और आप सीए से तंग हैं और आपने जाके आई कैफ के सामने समोसों की रेडी लगा ली, तब बिजनेस कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो आप वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। अब हर एक्टिविटी तो टैक्सेबल नहीं होती ना। फॉर एग्जांपल आप आपके पास ड्रेसेस वगैरह बना रहे हैं, आप लोगों को बेच रहे हैं, आप उनके ऊपर जो है वो टैक्स ले रहे होंगे। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो चैरिटी भी करती हैं, साथ साथ आपने जाके मस्जिद में नलके लगवा दिए हैं, मस्जिद में सफ़े रखवा दिए हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, ये भी एक्टिविटी है। आप डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ये भी एक्टिविटी है। आप गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। आप इनहेरिट कर रहे हैं, एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तोहफे तोहफ़े दिए जा रहे हैं, चैरिटी के नाम पे काम किया, तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। अब मेरी फैक्ट्री है, मैं पंखे बनाता हूँ, पंखे बना के बेचता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे पंखे भेज दे, मैं उसको पंखे भेज देता हूँ। तो ये एक एक्टिविटी है, ये बिजनेस एक्टिविटी है। मेरे बिजनेस से पैसे क्या निकले हैं, निकल के चले गए हैं। उसके अलावा मेरे पास क्या है, मैं जाके एक पंखा किसी गरीब को फ्री में दे देता हूँ। मैं जाके किसी मस्जिद के सामने वाटर कूलर लगवा देता हूँ। मैं मस्जिद में जो है पंखे वो दे देता हूँ, तो ये भी एक्टिविटी है। अब सवाल है, खुद सोच के मुझे बताओ, इसको अपने जरा प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके, प्रैक्टिकली सोचो जरा कि जो मस्जिद को जाके पंखे डोनेट कर दिए हैं, मस्जिद में पंखे लगवा दिए, कहीं भी वाटर कूलर लगवा दिए, क्या ये इस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स होना चाहिए? खुद सोच के बताओ, क्या इस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी जॉब है, काम कर रहा हूँ। देखिए मेरी कोई रिक्रिएशनल हैबिट भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्केचिंग भी कर लेता हूँ, मैं ड्राइंग्स भी कर लेता हूँ, वो मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ। मैं किसी को 1000 रुपए का स्केच बना के दे देता हूँ। तो क्या वो जो मैंने स्केच बना के दिए हैं, जो मैं स्केचिंग वगैरह कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स होना चाहिए? बताए, हालांकि मैंने टैक्स 1000 रुपए का बना के बेचा है, क्या उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए? अब आप इस हाँ या ना का जवाब ऐसे नहीं दे सकते। ये जो आप हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे हैं, ये आप इसका जवाब इस तरह से नहीं दे सकते। इसके लिए क्यों, आपको क्राइटेरिया जो है वो देखना पड़ेगा। बिकॉज टैक्स हम चार्ज करेंगे किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज के ऊपर जो टैक्सेबल एक्टिविटीज होंगी। जो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटीज होंगी, सिर्फ हम क्या करेंगे, उनके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। अब कैसे डिटरमिन किया जाएगा कौन सी एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल है, कौन सी एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल नहीं है? उसके लिए फिर हमें ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, पास्ट पेपर में आ सकती है। और कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने डिटरमिन किया था सॉरी, हमने डिटरमिन किया था कि जो थ्योरेटिकल एरिया है वो बहुत पुअर एरिया है, वो बहुत पुअर एरिया है, उसमें मार पड़ती है। कल ये आई कैप के स्टैट, एग्जामिनर कमेंट्स, उन सबसे हमने साबित किया था ना कि जो सेल्स टैक्स की थ्योरी है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब पहली डेफिनेशन जो इसमें से आ रही है वो क्या है? वो है हमारी अबाउट टैक्सेबल एक्टिविटी। इस टैक्सेबल एक्टिविटी के डेफिनेशन को आपने समझना है। अगर आप इसको गौर करेंगे, आप इसको नोटिस करेंगे, तो आपके सामने डेफिनेशन के ऊपर ही, स्क्रीन के ऊपर जो चीजें हाईलाइटेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ये हम कोई मुआशी सरगर्मियां कर रहे हैं। अब पैसा भी बीच में इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व है, चाहे वो हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, चाहे हम वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे। एंड इंक्लूड्स, क्या कुछ शामिल होगा या कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे? देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी कुछ है।
ये सामने जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर इस छोटे से वीडियो को देखें, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू एक्सप्लेन कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। लाइक आप होटल में बैठे हुए हैं, एक ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आप चलान वगैरह कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं, ये तमाम क्या है, ये तमाम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिकॉज इनमें क्या है, इनमें मुआशी सरगर्मियां इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं। और इसके अलावा बीच में क्या कुछ शामिल होती हैं, वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो हमने यहाँ पे देखनी है। अब इसमें क्या कुछ शामिल होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। रिमेंबर, ये चार बातें बताती हैं कि ये एक्टिविटी, ये काम अगर हम करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहला रहा होगा। अब कौन कौन सा, कि हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहला रही होगी। आपका कारोबार है, आपके फर्नीचर की शॉप है, आप कारोबार क्या कर रहे हैं, आप फर्नीचर का बेच रहे हैं, ये आपका एक बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर आप ये रजिस्टर्ड बिजनेस में आप अपना बिजनेस वगैरह वे कर रहे हैं और फर्नीचर बेच रहे हैं, ये फर्नीचर बेचना क्या कहलाएगा, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। लेकिन खुद सोचो, आप घर में बैठे हुए हैं, आपका टेबल खराब हो गया, आप जाके टेबल को बेच के आ गए हैं, ये जो आप अब टेबल को खुद बेच के आए हैं, क्या ये टेबल बेचना टैक्सेबल एक्टिविटी होगा आपके लिए? खुद बताओ जरा, शाबाश। बताओ। नहीं ना, क्यों? बिकॉज आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप कारोबार नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। देखें, अक्सर देखा होगा कुछ लोग होते हैं, वो शौकिया शौकिया कर लेते हैं, शौक शौक में घर में चीजें बना रहे होते हैं, कोई आर्टिफैक्ट्स बना लेते हैं, पेंटिंग बना लेते हैं, स्कल्पचर बना लेते हैं। खासतौर पर खवातीन जो होती हैं, उनको इस तरह के आर्टिस्टिक शौक होते हैं कि घर में बैठे बैठे कोई ये चीज बना ली, कोई ये चीज बना ली। ये क्या है, इनका शौक है। अब ये काम कर रही है, ये इनका कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। हाँ, एक रजिस्टर्ड बंदा है, वो मिट्टी के बर्तन बना के बेच रहा है, वो मूर्तियां बना के बेच रहा है, तो उसका बेचना क्या कहलाएगा, उसका बेचना ये टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, चीजों को बेच रहे हैं, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, आपका टैक्सेबल एक्टिविटी जो है वो ट्रेड हो रही होगी। ये भी क्या कहलाएगी, आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रही होगी। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, हायर वाले हैं, आप इनके पास जाते हैं, हायर वाले जो है वो आपको एसी बेचते हैं। अब एसी बेचना उनके लिए क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। हायर वाले आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी देते हैं, वो भी इनके लिए टैक्सेबल एक्टिविटी है। वो दोनों भी बेच सकते हैं, कहते हैं जी आप एसी ले लें, हम आपको इंस्टॉल करके दे देंगे, तो ये भी क्या होगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। उसके अलावा कोई भी वन ऑफ एडवेंचर या कोई भी एक काम जो आप ट्रेडिंग के दौरान या कारोबार के दौरान कर लेते हैं, एसेट्स वगैरह डिस्पोज कर देते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, फीलर आ रहा है कि न्यूमेरिकल में इस दफा ना इस तरह की एडजस्टमेंट एग्जामिनर भाई साहब जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। वो क्या है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल सैंपल्स बना दिए हैं, प्रोटोटाइप्स बना दिए हैं, इस तरह कोई भी काम अगर आप
बिजनेस स्टार्ट करते हुए ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे उस दौरान कर दो, या जब आपका बिजनेस खत्म हो रहा था, बिजनेस आपका बंद हो रहा था तो उस दौरान कर दो। मतलब आप बिजनेस करते हुए अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी किस्म का, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रहा होगा। गॉट इट। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी आ रही होती हैं। अब देखें एक्टिविटी है, टैक्सेबल है, तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। एग्जामिनर का बड़ा चालाक है, उसने आपसे अगर पेपर में पूछा ना तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं पूछेगा। उसने क्या पूछना है, उसने आपसे पूछनी है इसकी एक्सेप्शंस। इसकी एक्सेप्शंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेल्स टैक्स करते हुए हमेशा आपके पास आपके सामने पेन और एक पेपर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए। इसको लिख लें, इसको नोट डाउन कर लें। क्या कि टैक्सेबल एक्टिविटी की जो एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जामिनर जो है वो 3 मार्क्स का आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। बताएं जी, टैक्सेबल एक्टिविटी तो ये है कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बेस्ड है चाहे वो नॉन प्रॉफिट बेस्ड है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी ही कहलाएगा। बताएं इसकी एक्सेप्शन क्या है, ये चीज आपने है बतानी है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है। वो क्या है, पहला कि कोई भी एक्टिविटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द एम्प्लॉयमेंटशिप, मतलब एज अ नौकरी के तौर के ऊपर, तो वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फोकस होकर सुनिएगा। एक बंदा है, वो आर्किटेक्ट है, घर के नक्शे बनाता है, डिजाइन वगैरह करता है। उसको एक कंपनी ने हायर कर ली है, नौकरी के ऊपर रख ली है कि तुमने सुबह 9 बजे आने, तुमने 5 बजे जाना है। ये तुम्हारी 9 to 5 जॉब है। काम क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे, तुम्हें नक्शे बना के देने हैं। अब बताओ, ये बंदा जो नक्शे बना के दे रहा होगा, इसको इस नक्शे बनाने के पैसे मिल रहे हैं, और वो पैसे किसका पार्ट बनेंगे, इसकी सैलरी का पार्ट बनेंगे। इस चीज से एग्री करते हो? इस चीज से एग्री करते हो कि आपको जॉब पर रखा हुआ है ना। देखो फॉर एग्जांपल, कल को आप 670 साल के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, आपको ये हायर किया गया है एज अ कंसल्टेंट के तौर के ऊपर, आप किसी फर्म के कंसल्टेंट हैं, आपको नौकरी पर रखा गया, मैनेजर के फॉर्म पे रखा गया है, आप मैनेजर हैं, आप वहां पे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हम अगर ठीक है, ओके, 9 to 5 जॉब की आर्किटेक्ट ने, घर आ गया और घर आके पार्ट टाइम काम कर रहा है। मतलब प्राइवेट एजेंसी खोली हुई है या पार्ट टाइम काम कर रहा है, वो नौकरी के अलावा कर रहा है। शाम को आता है, 5 बजे छुट्टी करता है, घर आ जाता है, घर जाके प्राइवेट क्लाइंट्स पकड़ता है, उनके नक्शे जो है वो बना के देता है। अब खुद बताओ, जो नक्शे वो सुबह 9 to 5 बना के दे रहा है, उससे जो पैसा मिलेगा वो उसकी सैलरी का पार्ट है, वो कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई सर्विसेज का टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब वो प्राइवेट पे आ गया, जब वो रात को अपने घर आ गया और प्राइवेटली काम कर रहा है, प्राइवेट बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, अब ये जो नक्शे बना के दे रहा होगा, ये क्या कहलाएगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएगी, और इसके ऊपर क्या होगा, टैक्स चार्ज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? खुद बताएं, जो नौकरी के काम कर रहे हो ना, वही सर्विस, वही नक्शा जो नौकरी के अंदर बना के दे रहे हो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल एक्टिविटी। आप भी कहेंगे जी मैंने तुम्हें नक्शा बना के दिया है, तुम मुझे सैलरी भी दोगे, उसके ऊपर टैक्स भी चार्ज करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो प्राइवेटली करके दे रहे होगे, वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर?
उसके बाद कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो आप एज अ हॉबी कर रहे हैं, एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी क्या होती है, वो भी हमारा टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आप कहते हैं जी का मैं हूँ तो अकाउंटेंट, काम तो मैं अकाउंटेंट वाला कर रहा हूँ, मेरी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है, मैं सर्विसेज देता हूँ, सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं स्केचिंग भी करता हूँ, वो मैं ऐसा हॉबी कर रहा हूँ। आपने 2-3 स्केच बना के किसी दोस्त को दे दिए, किसी दोस्त ने मैसेज किया जी मेरे इसके स्केच बना दो, आपने स्केच बना के उसको दे दिया। अब ये जो काम कर रहे हैं ये आप ऐसा हॉबी कर रहे हैं। कोई भी काम आप एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी रिक्रिएशनल काम, कोई भी इस तरह का प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो कंपनी कर रही है, मतलब ईद पार्टीज रख लेती है, या इस तरह कोई जाके मतलब बर्जर पेंट्स हैं, पेंट्स वगैरह तो बेचते हैं, लेकिन जाके असल्स में पेंट कर देते हैं, रोड्स की वॉल चॉकिंग खत्म कर देते हैं, जी हम तो रिक्रिएशन कर रहे हैं, हमारी प्राइवेट हॉबी है, इस तरह काम करते रहते हैं, तो ये भी हमारे टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहला रही होंगी। तो पेपर में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी एक्सेप्शन। उसने ये नहीं पूछना कि टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या क्या है, बिकॉज ये टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट है 4 चीजें। कोई बिजनेस कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, ट्रेडिंग कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, गुड्स बेच रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, सर्विसेज दे रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, दोनों बेच रहे हो, टैक्सेबल एक्टिविटी है, कोई भी वन ऑफ एडवेंचर हो गया आपका बिजनेस में, टैक्सेबल एक्टिविटी है, कोई भी काम बिजनेस शुरू करते हो बिजनेस बंद करते हो गया, ये सारा कुछ टैक्सेबल एक्टिविटी है। मतलब उसने हर चीज क्या कर दी है, टैक्सेबल एक्टिविटी में ही डाल दी है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगी। क्या? कि कोई भी काम जो आप नौकरी में कर रहे हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी काम जो आप एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल या एज अ हॉबी के तौर के ऊपर कर रहे हैं, एज अ मशगले के तौर के ऊपर कर रहे हैं, तो वो भी आपका टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। मतलब आपसे मसलन कहें जी आप गाने गाते हैं, जी मेरा तो शौक है गाने गाना, भाई उसका शौक नहीं है, गाने गाना उसकी हॉबी नहीं है, उसका बिजनेस है, वो गाने गाएगा, सर्विसेज दे रहा है, वो टैक्स चार्ज करो उसमें। हाँ, आसिफ असलम की मैं तो सिंगर हूँ फुल टाइम, मैं स्केचिंग कर लेता हूँ साथ साथ, अब वो स्केचिंग कर रहा है मतलब हॉबी कर रहा है, वो उसकी क्या होगी, हॉबी हो रही होगी। तो इसकी एक्सेप्शन जो है वो क्या है, वो बड़ी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज आपने यार अपने पेपर में 3 नंबर का ये पूछ सकता है। एक्टिविटी तो हमें लग गया पता कि यार एक्टिविटी है क्या, क्या नहीं है, क्या नहीं है। उसके बाद है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई। देखें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो हम पढ़ेंगे वो हम करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। अब सप्लाई क्या होनी चाहिए उसको हमने देखना है, और सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है उसको देखते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जो इंपोर्टर की तरफ से हो रही है, या मैन्युफैक्चरर की तरफ से, या होलसेलर की तरफ से, या होलसेलर की तरफ से, या रिटेलर की तरफ से, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा रहा है, चाहे 18% पे ले रहे हो, चाहे 25% पे ले रहे हो, चाहे 20% पे ले रहे हो, चाहे 16% पे ले रहे हो, मतलब वो सप्लाईज जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा वो आपके टैक्सेबल सप्लाईज हैं। और अदर देन एग्जेम्प्ट मतलब उनके अलावा जो एग्जेम्प्ट नहीं है गुड, उसके अलावा जो भी होगी हमारी क्या होगी, वो टैक्सेबल सप्लाईज कंसीडर हो रही होंगी। मतलब एग्जाम सप्लाईज के अलावा जितने भी सप्लाईज हैं वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज कंसीडर हो रही होंगी। तो ये डेफिनेशन आप पेपर में एग्जामिनर ने पूछेगा, बताएं जी टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं और क्या नहीं होती। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज में ना 2 वर्ड आए हैं, एक है जीरो रेटेड सप्लाईज। आगे जाके हमने आई गेस 2 से 3 दिन के बाद हम जीरो रेटिंग पढ़ रहे होंगे। जीरो रेटिंग क्या होती है अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए पेपर में आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है। जीरो रेटिंग क्या होती है, हम गुड्स तो बेच रहे हैं, हम गुड्स तो सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा 0% के ऊपर। 0% के ऊपर हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, जीरो रेटेड सप्लाईज कहला रही होती है। क्या है क्या नहीं, क्या एडवांटेज है, हम 2 से 3 दिन के बाद डिस्कस करेंगे, अभी आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है।
और एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं? एग्जाम सप्लाईज हमारे पास वो होती हैं, एग्जाम गुड्स वो होती हैं जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो ये एग्जाम गुड जीरो रेटेड गुड्स क्या होती हैं, फिफ्थ स्केड्यूल क्या है, सिक्स स्केड्यूल क्या है, अभी हमने जाके तफसील में पढ़ना है 2 से 3 दिन के बाद। तो वहां पे आपको ये हिफ्ज हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, टैक्स चार्ज ना करने से क्या मुराद है, टैक्स चार्ज 0% पे चार्ज करने से क्या मुराद है, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, वो हम जाके आगे पढ़ेंगे। बट रिमेंबर, जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है, टैक्स चार्ज करेंगे 0% के ऊपर, और एग्जाम सप्लाईज क्या होती है जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो पेपर में ये भी डेफिनेशन के तौर के ऊपर आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बट इनको रीड करना है, भी पता होना चाहिए कि ये जी हमारी सप्लाईज वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोटबुक पे लिख लो, गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक चीज का जवाब दें, एक चीज का जवाब दें, सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स किन के ऊपर चार्ज होगा? आंसर मी, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, सेल्स टैक्स किसके ऊपर चार्ज हो रहा है? गुड्स की सप्लाई पे चार्ज हो रहे हैं। मतलब हमने देखना है सबसे पहले, देखिए अब इसको जरा समझिएगा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, जरा फोकस होके आंखों को और दिमाग को खोल के बैठिएगा। अब दिमाग के खोलने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप छुरी ले गए अपना सर काटें निकालें और दिमाग खोल के बैठ जाएं। इट मीन्स कि अटेंटिव होके जरा सुनिएगा। सेल्स टैक्स लगाने हमने, फोकस होकर जरा क्या करना है, हमने सेल्स टैक्स लगाना है। मैंने कहा ये वाटर बोतल है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है। पहला सवाल है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो टैक्सेबल है या नहीं है। मैंने कहा जी मेरी जो दुकान है, मेरी दुकान में ये बोतल बिकती है, इसका मतलब मैं एज अ बिजनेस के तौर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी एक्टिविटी क्या है, टैक्सेबल है। अब क्योंकि मेरी एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी है, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, फिर टैक्स की कहानी शुरू होनी चाहिए। इज इट ओके? मतलब अगर मैं टैक्सेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं तो फिर मेरी टैक्स की कहानी चलनी चाहिए, अदरवाइज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। वरना अगर मेरी ये गुड्स टैक्सेबल है, मैं टैक्सेबल एक्टिविटी में डील कर रहा हूं, तो फिर मैं कहूंगा जी कहानी सुनो ज़बानी सुनो, वहां से बात शुरू होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल है भी कि नहीं। इज दैट क्लियर? हमने कहा जी एक्टिविटी हमारी टैक्सेबल है, ओके। अब हमने कहना है क्या जो एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो गुड्स भी जो बेच रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे आएगा? गुड्स के टैक्सेबल होने पे। लेकिन उससे पहले सवाल आएगा भाई गुड्स होती क्या है। हमने तो बड़ा सिंपल सा डिस्कस कर लिया कि जी सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा ले मैन के लैंग्वेज में, मुझे बताएं गुड्स क्या होती हैं, बताएं गुड्स क्या होती हैं। गुड्स क्या होती हैं एवरीवन, आंसर करें। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने क्लास ग्रुप में आंसर कर दिया कर दें। गुड्स क्या होती हैं? चीजें, चीजें, सामान। अब जो आप चीजें और सामान कह रहे हैं, टेक्स्ट में गुड्स को एक्सप्लेन किया, कहते हैं जो गुड्स हैं एज पर दिस, उनके बेचने से उनके बेचने खरीदने के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। अब वो गुड्स क्या होती हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अब गुड्स में क्या कुछ शामिल है, ये चीजें वगैरह जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, आप गाड़ी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं, सर्फ बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, सोडा बेच रहे हैं, बोतल बेच रहे हैं, पंखे बेच रहे हैं, लाइट बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, ये सारी मूवेबल गुड्स हैं, इन्हें हम गुड्स मानते हैं।
and also includes production, transmission and distribution of electricity। मतलब बिजली बना रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ जो है ये हमारी क्या कहलाती हैं, वो गुड्स कहलाती हैं। एक्सेप्ट किनके अलावा, इन चीजों के अलावा कुछ मूवेबल गुड्स, जिसमें कौन कौन सी आएंगी, पैसे, शेयर्स, स्टॉक, सिक्योरिटी। कभी ऐसा हुआ है, कभी भी ऐसा, आप बैंक के पास गए हैं, आपने कहा बैंक भाई ये मुझे 1000 रुपया दे दो, बैंक वाले कहें जी ये 1000 रुपया, इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स बनता है, आप वो हमें पे कर दें। कभी ऐसा हुआ है? कभी पैसे लेने, कभी पैसे देने के ऊपर टैक्स पे होता है? ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब मनी ये गुड्स नहीं है। उसके अलावा ये जो शेयर्स बेच रहे होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, सिक्योरिटीज वगैरह बेच रहे होते हैं, ये भी गुड्स नहीं है, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो भी हमारी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता। अब यहाँ पे हमने बात की है किसकी, मूवेबल प्रॉपर्टी की। इसका मतलब जो मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं होती। मतलब आप गाड़ी बेच दें, फर्नीचर बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, मोबाइल फोन बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, ये आपकी गुड्स हैं। लेकिन लैंड बेचना, बिल्डिंग बेचना, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो हम गुड्स ही नहीं मानते। अगर जिस चीज को हम गुड्स ही नहीं मानेंगे, उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो डिस्पोजल ऑफ लैंड है, जो डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, आई कैप में आपको न्यूमेरिकली क्या हो रहा है। न्यूमेरिकली आपको क्या गिवन करेगा, वो कह देगा कि जी आप बिजनेस है, आपने जी बिजनेस में एक गाड़ी बेच दी है, एक फर्नीचर बेच दिया है, कुछ फिक्सचर्स बेच दिया है, ये गुड्स है। साथ वो कह देगा कि आपने बिल्डिंग भी बेच दी है। अब देखिए गाड़ी बेची है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए, फर्नीचर बेचा है, सेल्स टैक्स चार्ज जो है वो होना चाहिए। लेकिन जमीन अगर बेचेंगे, लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। रीजन क्या है, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स के स्कोप में नहीं आ रही होती। इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर्टी के ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, लाइक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब वो आपके दावे जिनके ऊपर फ्यूचर में आप एक्शन ले सकते हैं। अभी तो क्लेम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब डिफॉल्ट होगा या वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगे तो उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम्स भी गुड्स नहीं है, तो इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। एक्शनेबल क्लेम की सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिस्काउंट कूपन्स। आपके पास पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें डिस्काउंट कूपन्स न्यूमेरिकली आया हुआ है और उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ। अब डिस्काउंट कूपन क्या है, सुन दे, आप आज गए, आपने आज 10,000 रुपए की शॉपिंग की है, 10,000 रुपए की शॉपिंग की, तो आपको जी दुकानदार ने कह दिया आप अगले महीने आएंगे, आप ये जो डिस्काउंट कूपन है ये हमें दे दीजिएगा। हम क्या करेंगे, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। क्या 500 रुपए का डिस्काउंट आपको आज मिल रहा है, बताओ जरा। आपको क्या 500 रुपए का डिस्काउंट जो है आज मिल रहा है? द आंसर इज नो। 500 रुपए का डिस्काउंट आज तो नहीं मिल रहा। ये तो एक्शनेबल क्लेम है ना, जब कल को मुस्तकबिल में आप जाएंगे, आप ये कूपन दिखाएंगे, फिर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा ना। तो ये जो डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होते हैं ये एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। और डिस्काउंट कूपन जब आपको दिया जाएगा तो उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये भी गुड्स की कैटेगरी में नहीं है। तो एक चीज अगर वो गुड्स ही नहीं है, एज पर दिस डेफिनेशन, एज पर दिस क्राइटेरिया, अगर एक चीज गुड्स ही नहीं है
तो क्या उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए? बताओ जरा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है एक्शनेबल क्लेम्स की, इसको जल्दी से रीड कर लें फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स होती है। डिस्काउंट कूपन वगैरह मतलब वो है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स नहीं होती। डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इसमें नहीं आएगा। डिस्काउंट क्या होते हैं वो बाद में डिस्कस। डिस्काउंट गिवन करना इज समथिंग एल्स, डिस्काउंट कूपन देना इज समथिंग एल्स। आप शॉपिंग आज करके आए, आपको कूपन दिए कि अगले साल आओगे अगले महीने आओगे तो डिस्काउंट दे देंगे। हम यहाँ पे कूपन की बात कर रहे हैं। कूपन वगैरह जो होते हैं वो गुड्स में नहीं आ रहे होते। ठीक है। उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं? वो तमाम गुड्स जो एग्जाम्ड गुड्स के अलावा होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल गुड्स कह रहे होते हैं। मतलब वो तमाम गुड्स जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा, चाहे जिस मर्जी रेट के ऊपर हो, मतलब जो गुड्स के एग्जाम गुड्स के अलावा है वो टैक्सेबल गुड्स हैं। इसको भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। जो मेन हमारे पास डेफिनेशन है अभी तक वो आई नहीं है जो पेपर में टेस्ट होती है। सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी सेल्स टैक्स की। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज भी आ सकती है। ये डेफिनेशन में से आपको सिनेरियो भी आ सकता है। ये डेफिनेशन आपके न्यूमेरिकल के लिए बेस भी बन सकती है कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सप्लाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। बिकॉज अभी हमने पढ़ा था सेल्स टैक्स किस पे चार्ज होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर चार्ज होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं ना। सेल्स टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा? वर्ड क्या लिखा हुआ था? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर चार्ज होगा। पढ़ के आए हैं अभी हम। गुड्स पढ़ ली, गुड्स का पता लग गया क्या होती हैं, ऐसा है कि नहीं? गुड्स का पता लग गया ना क्या होता है क्या नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज सप्लाई क्या होती है? क्योंकि गुड्स हमें पता है क्या है। क्वेश्चन क्या है अगला? सप्लाई किसे कहते हैं? बताएं जी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सप्लाई किसे कहते हैं तो क्या जवाब होगा? मैं जिन्नारी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, सप्लाई किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा? आप में से मेजोरिटी आवाम यही कहेगी कि सेल करना सप्लाई कंसिडर होता है, मतलब बेच देना क्या है? सप्लाई है। ऐसे ही है, अकाउंटिंग में यही पढ़ के आए हुए हैं, यही चीज़ों को सीख के आए हुए हैं कि सेल करना क्या है? सेल करना ही सप्लाई कंसिडर होता है।
इज दैट क्लियर? लेकिन टेक्स्ट में सप्लाई को एक्सप्लेन किया गया है, डेफिनेशन को बताया गया है। सिर्फ सेल करना, सिर्फ बेचना ही सप्लाई नहीं है। देखें, सेल करना सप्लाई है, मानते हैं। मैं दुकान के पास गया, दुकानदार ने कहा भाई ये वाटर बोतल है, 2000 रुपया दो, किताब ये बोतल ले जाओ। मैंने 2000 रुपये दिए, मैं बोतल लेके आ गया, ये जी सेल हो। लेकिन सेल्स के अलावा ये तमाम चीजें जो है वो भी सप्लाई कंसिडर होंगी। क्या कि अगर आप किसी को भी राइट दे देते हैं कि वो गुड्स को एज अ ओनर ट्रांसफर कर दे, एज अ ओनर डिस्पोज ऑफ कर दे, तो ये भी क्या है, सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, मैं अपने बेटे को गाड़ी दे देता हूँ कि यार ये गाड़ी आपके पास तेरी है। जब उसके ये गाड़ी तेरी है तो वो उस एसेट को, उस गाड़ी को एज अ ओनर क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो किसी भी पर्सन को ये राइट ट्रांसफर करना कि वो गुड्स को, वो चीजों को एज अ मालक के तौर के ऊपर डिस्पोज ऑफ कर दे, एज अ मालक के तौर के ऊपर बेच दे, इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम सप्लाई कंसीडर कर रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है गिफ्ट। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उसको ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हें तोहफा दिया, तुमने इसको बेचना नहीं, तुम्हें मेरी कसम है मैं 434 साल के बाद आऊंगा, इसको संभाल कर, ऐसा नहीं कहते। तुम आज उसको आईफोन दे के जाओगे, वो तुम्हें कल को ब्लॉक कर देगी किसी आईफोन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर किसी को तोहफा दे रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, जिस बंदे को आपने गिफ्ट कर दिया, उस बंदे के पास उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट है कि नहीं है? उस बंदे को, उस बंदे के पास डिस्पोज ऑफ करने का राइट है कि नहीं है? आ गया। तो ये जो गिफ्ट करना है ये भी क्या कहलाएगी, सप्लाई कंसीडर कर रही होगी। जस्ट टेक एन अदर एग्जांपल। आपका गाड़ियों का शोरूम है, आपका क्या है, गाड़ियों का शोरूम है। एक कस्टमर आता है, आप उसको कार बेच देते हैं, आप उसको कार सेल कर देते हैं। जब आपने कस्टमर को कार सेल की, इसका मतलब क्या है, कस्टमर उस कार का मालिक बन गया। कस्टमर जब भी चाहे, जब उसका दिल करे, उस कार को एज अ ओनर सेल कर सकता है। ऐसे ही है, इज इट लाइक दैट और नॉट? और ये अमल, ये कस्टमर को गाड़ी देना आपकी सप्लाई ही कंसिडर हो रही होती है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, इस चीज से एग्री करते हो ना कि कस्टमर आया, कस्टमर ने गाड़ी ली, आपने गाड़ी बेच दी, और ये आपकी सप्लाई कंसिडर हो रही है। आपको गाड़ियों का शोरूम है, आपके बेटे की बर्थडे आ गई है, आपने उसी शोरूम से गाड़ी निकाल के उसको गिफ्ट कर दी है। बुलाया जी बेटा जी, हाँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू, ये लो जी गाड़ी के कागज साइन किए, ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट आ गया। जब आप अपने बेटे को कार गिफ्ट कर रहे हैं, जो क्या कहीं उसको बाउंड किया कि तुम मुस्तकबिल में इसको नहीं बेच सकते? जब उसने, आपने उसको गाड़ी गिफ्ट कर दी है, जब आप उसको गाड़ी तोहफे में दे दी है, तो क्या आपके बेटे के पास उस गाड़ी को डिस्पोज करने का, बेचने का, एज अ मालिक के तौर के ऊपर राइट नहीं आ गया? आ गया ना? इसका मतलब गाड़ी आपके शोरूम में खड़ी हुई थी, आपने तोहफे में दे दी है, आपने उस गाड़ी को बेचने का राइट भी क्या कर दिया, उस बंदे को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये ट्रांसफर करना भी क्या कहलाएगा, सप्लाई कंसीडर कर रही होगी, सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो हायर परचेज एग्रीमेंट में, जो किस्तों के कारोबार में, जो किस्तों के एग्रीमेंट में आप चीजें वगैरह ले रहे होते हैं, वो भी क्या होती है, सप्लाई कंसिडर हो रही होती है। तो प्लास तो सप्लाई सिर्फ बेचना नहीं होता, बल्कि ये तमाम चीजें जो हैं वो भी क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। ओके।
मैं आप जितने रख रहा हूँ, मेरे गले में शदीद दर्द है, मेरे से आगे मुझे बोला नहीं जा रहा। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे, सप्लाई के जो सिनेरियोज हैं कल हम वो डिस्कस करेंगे कि मस्जिद इसमें क्या कुछ चीज़ें आती हैं, क्या कुछ इसमें नहीं आता। कल हम वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कल हम बाकी आगे जो फर्दर डेफिनेशंस हैं वो सब कुछ विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सप्लाई चेन क्या होती है, मैन्युफैक्चरर, टोल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ जो है कल हम डिस्कस कर रहे होंगे। कार इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक्शनेबल क्लेम होता है, जब तक आप क्लेम मिलेगा नहीं है आप उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकते, तो वो भी एक एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल में आ जाता है। आपके पास कोई सवाल वगैरह है तो पूछ ले, मेरे पास 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं जरा वाइंड अप करूँ, मेरे गले में बहुत शदीद दर्द है, बोला नहीं जा रहा मेरे से। हॉबी जो है वो आप एज आ फ्री में कर रहे होते हैं, वन ऑफ एडवेंचर जो है वो बिजनेस के जरिए कर रहे हैं, दोनों में ये फर्क होता है। मैं क्विक रिव्यू नहीं दे सकता, मेरे गले में पहले तकलीफ है, मैं आगे नहीं बोल रहा मैं आपको क्विक रिव्यू दूं। मतलब जो पिछले 50 मिनट से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जी मैं मतलब टैक्सेबल सप्लाईज के अलावा दूसरी सप्लाईज होती हैं उन्हें हम एग्जाम सप्लाईज कहते हैं। डेफिनेशन कहाँ से याद करें, किताब से। आपके पास कोई भी किताब होगी आई कैप की, उससे कर लें डेफिनेशन से। यार ये नहीं होना लेक्चर अपलोड, आपको कितनी दफा कहा है, बिला वजह लेक्चर अपलोड कर जाके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। जब आपको कह रही है लेक्चर अपलोड नहीं होना तो नहीं होना, सिंपल सी बात है। सेल्स टैक्स हमेशा भाई वी हैव 34 डेज है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करवा नहीं रहा आपको। अजीब बातें करते हैं यार आप लोग आके। आपका सिलेबस टाइम पे ना खत्म हो फिर बात करें मेरे से। डिस्काउंट कूपन्स वगैरह यूज नहीं होते। चलिए ठीक है जी, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।